नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जीत के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण की। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये शपथ ग्रहण समारोह रविवार को रामलीला मैदान में होगा। शपथ ग्रहण समारोह होगा, पूरी कैबिनेट शपथ लेगी। दिल्ली के ऐतिहासिक प्राचीन रामलीला मैदान से 16 फरवरी को तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस वक्त मैं रामलीला मैदान में खड़ी हुई हूं और आपको दिखा दूं कि ये वही मंच है जहां से 2013, 2015 में और अब 2020 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत के बाद अब बारी है दमदार शपथ ग्रहण की। इसके लिए दिन तय हो गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये शुभ काम 16 फरवरी को होने जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है उस दिन रविवार होगा, क्योंकि छुट्टी का दिन होने की वजह से उस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच सकेंगे। 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, रामलीला मैदान में होगा। और पहले की तरह ही दिल्ली की सभी जनता से मेरी अपील है कि आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल जी 16 तारीख को जब शपथ लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां उपस्थित हों और उनके आशीर्वाद दें, उन्हें अपना प्यार दें। मुख्य अतिथियों के नाम का ऐलान करने के बजाय आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश की सभी जनता को न्योता दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली की जनता जरूर साक्षी बनेगी और इसीलिए इस बार ऐसा दिन चुना गया है जो छुट्टी का दिन है। 16 फरवरी को संडे है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें। इस चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। आरजेडी की लुटिया भी डूब गई है। वाम दलों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। फिर भी सभी पार्टियां अपनी अपनी हार पचा चुकी हैं और खुश हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह एक बार फिर दिल्ली में कमल का मुरझा जाना। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों या दूसरे दलों के नेताओं को आमंत्रित करने से पर्दा नहीं उठाया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी शपथ ग्रहण समारोह को विपक्ष का अड्डा बनाने से बच रही है। इस बार उनकी बड़ी चुनौती है दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करना। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर कितनी ज्यादा खरी साबित होती है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। जमात-उद-दावा सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। यह सजा उसे टेरर फंडिंग के मामले में सुनाई गई। हालांकि माना जा रहा है कि पाक ने यह कार्रवाई एफएटीएफ के डर की वजह से की है। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान में सजा सुनाई गई। हाफिज को लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। हाफिज को बीते साल जुलाई में ही पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी विभाग ने गिरफ्तार किया था और उसके संगठन जमात-उद-दावा पर आतंकवाद को फंडिंग करने का आरोप लगा था। हाफिज पर यह आरोप साबित हुआ और उसे सजा मिल गई। हालांकि माना जा रहा है कि हाफिज सईद पर यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ के दबाव की वजह से की गई है, क्योंकि पाकिस्तान फिलहाल एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल है और उस पर काली सूची में जाने का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले एफएटीएफ ने फरवरी तक टेरर फंडिंग पर नियंत्रण को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, जिसके बाद अब हाफिज पर की गई उस कार्रवाई से पाकिस्तान को राहत मिल सकती है और वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आर्थिक मोर्चे पर बदहाल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मदद मिलने लगेगी। अभी ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से उसे आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। आर्थिक दबाव में तो पाकिस्तान ने हाफिज पर कार्रवाई कर दी है, लेकिन जब तक वो मुंबई हमले को लेकर हाफिज को सजा नहीं दे देगा, तब तक यही माना जाएगा कि आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई उसकी मजबूरी है और वो सही मायने में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर संजीदा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मध्य प्रदेश का बजट सत्र 16 मार्च से 13 अप्रैल तक चलेगा।
बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। राज्यपाल लालजी टंडन की मंजूरी के बाद बजट को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र 16 मार्च को शुरू होगा और 13 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कमलनाथ सरकार 2020-21 के लिए अपना बजट पेश करेगी। सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयकों को भी मंजूरी दिलाएगी। वित्त मंत्री तरुण भनोत का कहना था कि जनता पर नए कर का बोझ नहीं डाला जाएगा। वहीं जीएसटी को लेकर केंद्र पर उन्होंने निशाना साधा। कड़ता के साथ हमने अपनी बात दिल्ली के सामने भी रखी है, पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना वित्तीय प्रबंधन और अच्छे से कर सकें, जिससे कि कोई बोझ आम जनता के ऊपर ना आए और सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम भी चलते रहें, साथ साथ जो अन्य विकास कार्य हैं वो भी जारी रहें और मध्य प्रदेश की जनता को नुकसान ना हो। बजट की तैयारियों को लेकर सरकार ने फिजूल खर्ची पर रोक लगा दी है। मसलन नई गाड़ियों की खरीदी पर रोक, 5 सितारा होटल में आयोजन पर रोक, 25 करोड़ से ज्यादा के भुगतान पर रोक, 8 विभागों को खर्च के लिए छूट। भले सरकार फिजूल खर्ची पर लगाम लगाकर जनता के हित में फैसला लेने का संदेश दे रही है, लेकिन विपक्ष आईफा अवार्ड के आयोजन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं वित्त मंत्री आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। और वो आईफा अवार्ड वाले आएंगे, वो 5 स्टार में नहीं रुकेंगे। जनता को इतना भी नासमझ नहीं समझे मुख्यमंत्री जी। और जितने आईफा अवार्ड में अगली बार आएंगे वो सबरे लग्जरी गाड़ियों में ही चलेंगे, सबरे 5 स्टार में ही रुकेंगे, वहां खर्च करें। ये जो स्वांग कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, ये जनता मध्य प्रदेश की अब अच्छी तरह से समझ गई है। उनके मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। आईफा का आयोजन हो रहा है, मैं चुनौती देता हूं और दावे के साथ पूछना चाहता हूं कि हमें बताएं कि आईफा में सरकार कितना खर्च करने जा रही है। एक महानुभाव जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको टीवी पे हम लोग बार बार चेहरा देखते हैं, मैं उनकी एक डिबेट को सुन रहा था। उन्होंने कहा 700 करोड़ रुपये इस आयोजन में खर्च हो रहा है। कुछ भी आंकड़े, कहाँ के आंकड़े लेकर आते हैं। राज्य सरकार का बहुत कम अंश, कुछ करोड़ रुपए मात्र इसमें है, बाकी सब स्पॉन्सरशिप के माध्यम से हो रहा है। बजट सत्र के शुरू होने में वक्त है, लेकिन तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत शुरू हो गई। सरकार जनता के हित में फैसले का दावा कर रही है तो विपक्ष इसे नाटक बताकर निशाना साध रहा है। कुल मिलाकर बजट कैसा होगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली चुनाव को लेकर अमित शाह पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से CAA वापस लेने की मांग की है। महंगाई को लेकर भी दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। अमित शाह जी ने जो कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाइए ताकि शाहीन बाग तक उसका करंट पहुंच जाए। आज मैं देख रहा था, महबूबा जी की बेटी ने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि ऐसा बटन दबाया कि खुद उसमें वे उनको करंट लग गया। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि वो सारी शक्तियां जो कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, जिन लोगों ने नागरिकता के कानून का राजनीतिक उपयोग करने का प्रयास किया, हिंदू मुसलमानों को बांटने का प्रयास किया, वो पूरे तरीके से उनका सफाया हो गया। जिस नागरिकता के कानून के कारण पूरे देश में आज अशांति फैली हुई है, जिसके कारण लोगों में अविश्वास की स्थिति बन गई है, जिसके कारण डिटेंशन सेंटर का भय व्याप्त है, उसे पूरी तरीके से नकार दिया गया। ये अपने आप में एक शुभ संकेत है और यही अब बिहार और बंगाल में भी होने वाला है। CAA को वापस लेना चाहिए और नेशनल पॉपुलर रजिस्टर और NRC नहीं लगाने का पूरी घोषणा करना चाहिए, अन्यथा इससे ये अशांति और बढ़ेगी और अशांति के माहौल में ना तो उद्योग लगेंगे, ना इन्वेस्टमेंट आएगा, ना रोजगार बढ़ेगा। देश की आर्थिक हालात खराब है और पूरे तरीके से ये जो बजट पेश किया गया है निराशाजनक है। महंगाई बढ़ती जा रही है
अर्थव्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जीएसटी के कलेक्शन कम होने से राज्यों को जो उनका अधिकार था, जो जीएसटी का कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए था, उसमें कमी आई है। ये अपने आप में राज्यों के, राज्य सरकारों के प्रति बहुत बड़ा धोखा है, इसकी हम निंदा करते हैं। कंप्यूटर बाबा के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन का मामला सामने आया है। दरअसल जिस वाहन से वह पहुंचे थे उसकी नंबर प्लेट के डिजिट में 2 नंबर थे, जबकि नियम अनुसार नंबर प्लेट में 4 डिजिट होते हैं। इस बारे में जब मीडिया ने कंप्यूटर बाबा से सवाल किया तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि उनके एक भक्त की गाड़ी का कंप्यूटर बाबा नर्मदा गौकुंभ की तैयारी के संबंध में यहां पहुंचे थे। नंबर अभी नेम प्लेट बनवाए थे, मुझे याद नहीं, आपने देखा और वास्तव उसमें 00 आगे होना था, नहीं हुआ, तो मैंने अभी एसडीएम महोदय से कहा कि किसी को बुलवा के और तुरंत उसको 00 करें, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, करवाऊंगा। ये हमारे जिसकी गाड़ी हमारे भक्त की है उसकी गलती है कि उसको 00 होना चाहिए, 411 नहीं है, 0041 होना चाहिए, ठीक है ना, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ गलती। तो क्या लगता है एक लोगों को जिस तरीके मोटर व्हीकल एक्ट के नियम के प्रति नहीं, आपका यदि लगता है, आप लोगों को भी लगता है तो कार्रवाई करना चाहिए हमारे प्रति। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत भिंड जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी है। खाद्य विभाग ने हाईवे पर दूध के 12 टैंकरों को रोककर 5 भरे हुए टैंकरों से सैंपलिंग की कार्रवाई की है। इन टैंकरों में मिलावटी दूध होने की आशंका जताई जा रही है। मंगलवार को सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे। हाँ, मिलावटी दूध होने की आशंका है, उसी तारतम्य में सैंपल की कार्रवाई की गई है। कितने गाड़ियों के सैंपल लिए? अभी जो 12 गाड़ियाँ पकड़ी थी उसमें से 5 गाड़ियों पर ही भरी हुई थी और शेष गाड़ियाँ 7 गाड़ियाँ खाली थी। ये दूध कहाँ से और कहाँ जा रहा था? कुछ दूध तो यूपी साइड से ज़्यादा दूध आया हुआ था और इटावा में जा रहा था। इटावा में मदर डेयरी पर, कुछ पारस में पर जा रही थी गाड़ियाँ, कुछ नोवा पर जा रही थी और उसके अलावा 2-3 गाड़ी खाली गाड़ियाँ थी, 1-2 गाड़ी काम कराने के लिए निकल रही थी, उनको भी पकड़ लिया था। उनके भी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन चेक किए गए, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जिन पर नहीं है उन पर भी कार्रवाई की। इंदौर नगर निगम जहां सफाई मामले में चौका लगाने की तैयारी में है, वहीं संपत्ति और जलकर की वसूली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अग्रिम टैक्स जमा करने वालों का सम्मान किया जा रहा है। नगर निगम ने साल 2019-20 के अग्रिम संपत्ति और जलकर की राशि जमा करने वालों को कार से लेकर वॉशिंग मशीन तक गिफ्ट में दे दी है। महापौर मालिनी गौड़ ने अग्रिम संपत्ति कर जमा करने पर प्रथम पुरस्कार ऑल्टो कार की चाबी जितेंद्र मिश्रा को सौंपी है। हमने अग्रिम करदाताओं से निवेदन किया था सभी अपना कर्तव्य निभाएं। सभी लोगों ने अग्रिम कर भी भरा। जिन्होंने कर भरा करदाताओं को आज इनामी योजना थी हमारी संपत्ति कर की और जल कर की। हमने आज उसके इनाम खोले हैं। प्रथम पुरस्कार आल्टो कार है, द्वितीय ये होंडा एक्टिवा है, तृतीय एलईडी टीवी है, जलकर में प्रथम एक्टिवा होंडा है, वॉशिंग मशीन है, एलईडी टीवी है और सांत्वना में मिक्सर ग्राइंडर है। 5 साल में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया। सभी लोगों को मैंने निर्देश दिए थे कि हम जहां तक नहीं पहुंचे वहां तक पहुंचे, ताकि हमारा अधिक से अधिक संपत्ति कर आए और हम इस शहर का विकास और अधिक गति से करें। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम भूपेश बघेल अमेरिका दौरे पर गए। सीएम सैन फ्रांसिस्को में छत्तीसगढ़ के लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक भी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान व्यापारियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने की इच्छा जताई है। प्रदेश कांग्रेस के पिछले 6 सालों के इतिहास में गुरुवार को ऐसा पहला मौका होगा जब बिना भूपेश बघेल
पीसीसी कार्यकारिणी और मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ प्रमुखों की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल की गैर मौजूदगी में की जा रही इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसे सत्ता और संगठन के बीच की दूरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस के जानकारों की माने तो मोहन मरकाम के पीसीसी चीफ बनने के बाद सत्ता और संगठन में दूरी देखने को मिल रही है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस संचार प्रमुख को बैठक के एजेंडे के बारे में पता ही नहीं है। जी का विदेश दौरा पूर्व निर्धारित है, लेकिन पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार यह पत्रकार वार्ता और प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की मोर्चा संगठनों प्रकोष्ठों विभागों की बैठक लेने के लिए पुनिया जी रायपुर आ रहे हैं। सीआरपीएफ के डीजी एपी माहेश्वरी 3 दिनों के दौरे पर रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से माहेश्वरी सीधे नक्सल मुठभेड़ में घायल जवानों से मिलने अस्पताल पहुंच गए और उनका हालचाल जाना। सोमवार को बीजापुर के पामेड़ इलाके में सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 6 घायल जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है। ये देखिए, आपको समझना होगा कि सीआरपीएफ एक बहुत ही बहादुर बल है और वीरता इनको विरासत में मिली है। ये हमारे योद्धा हैं। ये हमारी व्यावसायिक चुनौती है जिससे हम निपटने को तैयार हैं। इसको हम किसी तरह का हादसा नहीं मानते हैं, ना ही मेरे बच्चे। और यहाँ पर उनका जो भी उपचार है यथासंभव रूप से बढ़िया हो रहा है और उनकी पूरी देखभाल की जा रही है और सबके हौसले बुलंद है। सब लौटेंगे रणभूमि में और हमारा अभियान चालू। सरगुजा की राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का राजकीय सम्मान के साथ अंबिकापुर में अंतिम संस्कार किया गया। राजमाता के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का निधन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 10 फरवरी को हुआ था। आज उनकी पार्थिव देह विशेष विमान से लाई गई। राजमाता के पार्थिव देह के लोगों ने अंतिम दर्शन किए गए। रघुनाथ पैलेस में अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया था। मुरैना में भी एक कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज मिला है, जिसे 1 महीने तक जिला अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। गौरव सिकरवार नाम का यह युवक हाल ही में चीन से लौटा है। तुरदा तिलवाली गांव का रहने वाला गौरव पेशे से इंजीनियर है और पिछले महीने ही चीन से लौटा हुआ है और आते ही उसे सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। और अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो न केवल चौंकाती है बल्कि आपको सावधान भी करती है। इंदौर में एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके खाते से 22,000 रुपये का भुगतान हो गया, जबकि उसे ओटीपी तक नहीं पहुंचा है। मामले में जब साइबर पुलिस ने छानबीन की तो चिराग और मुकुल नाम के 2 युवकों को पकड़ा गया है, जिनको पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि रशियन हैकर्स की वेबसाइट पर कई लोगों का डेटा मौजूद है और इन्होंने पीड़ित युवक का डेटा वहीं से लिया है। वहीं पुलिस ने रशियन हैकर्स की वेबसाइट खंगाली तो पता चला है कि इंदौर के एक फरियादी के अलावा कई और यूजर्स का डेटा बिकने के लिए वहां पर मौजूद है। तो ये पाया गया है कि इन लोगों ने अनूप तिवारी का कार्ड, जो कि एक रशियन हैकर की वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड का डाटा बिक रहा था, वहां से वो डाटा खरीदा इन्होंने और उसी डाटा के माध्यम से ये जो भुगतान है 22,000 रुपए का, ये फेसबुक एडवर्टाइजिंग के लिए ये भुगतान किया गया है। तो हमने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ऐसा डाटा मिला है जिसमें उस वेबसाइट पे अंडरग्राउंड जो रशियन हैकर की वेबसाइट है उस पर लाखों लोगों के कार्ड का डिटेल बिक रहा है। इन्होंने जो डाटा खरीदा वो भी उसमें है। और इंदौर का भी हमने एक सैंपल के तौर पे जब डाटा देखा तो पंकज पिंपल निवासी मौर्य अपार्टमेंट रामबाग, इनका भी कार्ड का डाटा उस पर हमें मिला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि खबरें लगातार जारी हैं।